लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा, हिमांशु द्विवेदी सर ने जिस बात का जिक्र किया और अपने बातों में जिस शख्सियत का जिक्र उन्होंने किया, मैं गुजारिश उन्हीं से कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी से, कि दो शब्द यहां पे मौजूद तमाम लोग, तमाम गणमान्य उन तक रखें। सर, इस कार्यक्रम के आयोजक जनता टीवी और जिनके द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, हिमांशु जी और अरोड़ा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के केंद्र में राज्य मंत्री, और जैसा बताया गया कि जिनका राजनीतिक जीवन 2 दशकों से भी ज़्यादा है और जो अपनी एक पहचान रखते हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी, अभी बताया कि 6 लाख, 6.5 लाख वोट से पिछला चुनाव ये जीते। मैं 3 चुनाव लड़ा हूं, मेरे तो तीनों मिला के भी 6.5 लाख नहीं बनते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये चुनाव क्षेत्र आसानी से है, इसलिए इतना जीत गए। हमारा बड़ा संघर्ष करना पड़ता, तब भी नहीं आते थे। देखिए, मैं बहुत खुश हूं इस बात के लिए कि जनता टीवी ने ये चाहा कि हर सांसद अपना लेखा जोखा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें और आप उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस जो ज़रूरी है। लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं हूं, और वो ये कि आज का जो वोटर है उसकी सोच में कहीं द्वंद है उसके मन में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और ऐसा देश जिसकी आबादी, पहले हम सब नेता लोग 125 बताते थे, अब परसों से 130 शुरू कर दी बतानी, क्योंकि बजट में आ गया कि 130 करोड़ लोग हैं इस देश में। तो इतना बड़ा मुल्क हो और सांसद अपना लेखा जोखा दे, पहले तो मतदाता को यह समझना पड़ेगा कि सांसद क्या आप उससे अपेक्षा रखते हो। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि क्या सांसद से आप ये अपेक्षा रखते हो कि आपके चुनाव क्षेत्र में कोई शादी हो, कोई बच्चा पैदा हो, कोई बच्ची पैदा हो तो कुआं पूजन के लिए भी सांसद जाए, शादी में भी सांसद जाए, और कहीं किसी की मौत हो जाए तो उसमें भी सांसद का पहुंचना जरूरी, और फिर सांसद से ये भी तवक्को करो कि आपकी गली पक्की करवाने की बात करे, वो आपके घर में पानी की व्यवस्था की बात करे, वो आपके यहाँ बिजली समय पे आती है नहीं आती, 24 घंटे मिलती है नहीं मिलती, इसकी भी व्यवस्था वो करे। और फरीदाबाद में तो सुख है थोड़ा सा कि हमारे यहाँ तो कोई सांसद बन जाए तो सबसे बड़ा 80% काम ये होता है कि नौकरी दिलवाओ। आपके यहाँ तो नौकरियां उपलब्ध है, इसलिए थोड़ी सी शांति है आपके मन में, हम तो बड़ी दुविधा में हैं। और नौकरी किसी को दिलवा भी दो तो फिर उसकी ट्रांसफर की भी जिम्मेवारी जब तक आप जिंदा हो आप पे रहेगी।
और जिस दिन आपने ये कह दिया कि ये तो संभव नहीं है ट्रांसफर, तो बोलता कि अगला चुनाव आने तो देखेंगे। ये मानसिकता अगर किसी मतदाता की है तो मैं यहां फिर कोई मेरी बात का कोई औचित्य नहीं कि मैं मेरे सांसद जो साथी हैं उनसे ये कहूं कि आप अपना लेखा जोखा दें। सांसद का लेखा जोखा, उसकी प्रतिभा और उसका योगदान, कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से समस्याओं के लिए, चाहे प्रश्नों के माध्यम से हो, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन के माध्यम से हो, चाहे किसी प्राइवेट मेंबर बिल लेके आने की बात हो, कोई प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लेने की बात हो, सांसद की भूमिका में उसका क्या रोल रहा है जब कोई डिबेट आती है किसी सवाल पे देश की। अब आप सोचिए कि अगर उसको देश की विदेश नीति पे बोलना है, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करनी है, बजट पे उसको चर्चा करनी है, उसको हमारी सैन्य शक्ति, डिफेंस की बात पे चर्चा करनी है, उसको समाज के अंदर जो तनाव है उन पे चर्चा करनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बदलाव हम लेके आते हैं उस पे उसको चर्चा करनी है। तो ये जो पक्ष है, इसको जब तक मतदाता नहीं समझेगा तो सांसद की भूमिका एमएलए की भूमिका में आके समा जाएगी। मेरा तो अपना ये मानना है। और ये किसी भी प्रजातंत्र के लिए उसको कसौटी पे कसना कि आपने क्या किया है, आपने मेरा ट्रांसफर नहीं करवाया, आपने मेरे को नौकरी नहीं दिलवाई, आपने पुलिस स्टेशन में टेलीफोन नहीं किया मेरे बारे में। यानी मैं हैरान होता हूं। मैं उनको बोलता हूं, भैया मैं नरेंद्र मोदी जी की 26 लोगों की जो कैबिनेट है उसमें एक मंत्री हूं और तुम ये कह रहे हो कि थानेदार को टेलीफोन कर दो। मैंने कहा इतना तो मुझे नीचे मत गिराओ। लेकिन वो कहते जी फिर आपका फायदा क्या। और नौकरी के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं कि अब तो अगर अभी नहीं कर सके तो फिर कब करोगे, इतना बड़ा पद है आपके पास। ये इसको नए सिरे से सोचने की जरूरत है, मैं तो ये मान के चलता हूं। और मैं कोई भी सांसद हमारा आज जो यहां आएंगे, मैं ये समझता हूं कि उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो प्रजातंत्र में उनकी जो प्रजातंत्र के लिए उनका जो कमिटमेंट है, जो समर्पण है, उसमें वो कहां तक अपने आप को सही पाते हैं। क्या हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए उन्होंने अपनी भूमिका एक सांसद के रूप में क्या निभाई। और अगर हम इन बातों को समझेंगे तो प्रजातंत्र स्वस्थ होगा। यानी स्वच्छ भारत की कल्पना तो अलग चीज है, स्वच्छ प्रजातंत्र की कल्पना भी करना बड़ा जरूरी है। इसको आप ये मान के चलें कि इस दिशा में हम क्या 70 साल की आजादी के बाद, 71-72 हो गए अब तो, क्या इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं? क्या उस सांसद को आप ये मान के चलेंगे कि जब भी सदन के अंदर कोई प्रस्तावना या सदन के अंदर कोई बहस, सदन के अंदर कोई जरूरी मुद्दे जिन पे चर्चा करनी आवश्यक थी, उस समय क्या उस सांसद की ये भूमिका थी
कि वो संसद को चलने ना दे, और ये सोच के कि मैंने संसद को चलने नहीं दिया, और वो फिर बाहर आके डींग मारे कि मैं ऐसा था जो अड़ गया और मैंने संसद को चलने नहीं दिया, तो क्या वो लेखा जोखा उसकी बही जो आपने बनानी है उसमें ये एंट्री की है या नहीं की? और इन एंट्रियों को आप सही मानते हो या गलत मानते हो? एक मंत्री हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं, क्या आपने टेलीविजन पे ये देखा कि इस मंत्री ने जिस सवाल का जवाब दिया है उससे आपको कोई संतुष्टि हुई है, या आपके मन में ये दुविधा है कि मंत्री जानता नहीं है जितना कि सवाल पूछा गया उसके बारे में उसका जवाब उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए, तो क्या ये बही खाते में नहीं जाएगा? क्या उसका अपने मिनिस्ट्री के जब प्रस्ताव आते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन है या शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, उस पे मंत्री ने किस तरीके से और कितना प्रभावशाली तरीके से समस्याओं के ऊपर जो सवाल लगे हुए थे उनका निदान करने के लिए हाउस में जो बैठे एमपी थे उनको कोई संतुष्टि हुई, कोई सेटिस्फेक्शन हुई? ये भी उसके खाते में जाना चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूं कि जनता की ये तो हो सकता है कि आप उन मुद्दों पे बात करें जिन पे लोग आज त्रस्त हैं, चाहे किसान वर्ग है, खेती है। अगर आपका एमपी किसान की बात लोकसभा में या राज्यसभा में, वैसे तो आपका धन्यवाद कि आपने राज्यसभा वालों को तो बख्श दिया, वरना तो जवाब दे तो उनकी भी होनी चाहिए। और चुनाव अभी नहीं है ना? नहीं, उनका तो आएगा भी नहीं। अब मेरा ही 4 साल पड़े हैं तो कैसे अभी आ जाएगा? लेकिन उनका आना तो है ना कभी ना कभी, उनका जवाब भी जरूरी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि whether the MPs, those who represent the state in Rajya Sabha, they are the representatives of state. Whether they have raised certain issues concerning the state problem, which may be of irrigation, which may be of agriculture, which may be of unemployment, which may be of decreasing number of projects which are to be taken up, but because of that decrease they have not been able to perform to that extent, whether they have raised such issues, because they behave in a different capacity, they are in a different world, they are representing the state as a whole, not the constituency of their own or the place from where they come. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि इस दिशा में अपना अगर वो परफॉर्मेंस या जो उन्होंने काम किया है उसकी रिपोर्ट आपको दें, तो आपको जो हमारे यहाँ साथी सुन रहे हैं उनको ये सांसद क्या जवाब देंगे कि मैंने सांसद निधि में 5 करोड़ मेरे को मिलता है, 4 साल में 20 करोड़ मिल चुके, इतना मैंने खर्च दिया, इतना अभी खर्च होना बाकी है। दिस इज नॉट द इशू। लोग ये नहीं चाहते अपने सांसद से, और जिस दिन लोग ये भूल जाएंगे, मैं ये कहता हूं कि लोगों को ये चाहिए कि आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपने इस देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आपने इस देश की विदेश नीति को एक नया स्वरूप देने के लिए, आपने इस देश की जो महिला वर्ग है और जो यूथ है उसके लिए कोई नई सोच पैदा की हो,
आपने इस देश के किसान को, जो आज भी 62% आबादी हमारे देश में कृषि पे जो लोग हैं, उनके लिए कुछ नई बात सोची हो, ये नहीं है। लेकिन जमाना बदल रहा है। मैं तो हैरान हूं कि एमपीओ से आप एमएलए की बात सोचते हैं क्या? उससे जैसे एमएलए का कोई रोल हो, ऐसा एमपी का ये संभव नहीं है। 20 लाख मतदाता हो या 15 लाख मतदाता हो और 30 लाख की पॉपुलेशन हो, क्या आप समझ सकते हैं कि 5 साल वो हर आदमी की मौत पे जाने के में सक्षम है? हाँ, हो सकता है किसी के 5-6 भाई हों, उसकी बीवी भी सक्रिय हो, तो वो तो हो सकता है कि हाजिरी लगवा दे जाके, भाई वो तो आए नहीं, मैं आ गई, या भैया मैं आ गया, मैं छोटा भाई हूं उनका। अब मेरा तो कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, मैं किस किस के पकड़ के लेके जाऊंगा? तो ये मापदंड नहीं है। और ये समझना पड़ेगा, मतदाता को समझना पड़ेगा, ना कि एमपी को, कि आप उससे ये तवक्को मत करो। वो प्रजा का आदमी है। हाँ, कहीं आपदा है, कहीं विपत्ति है। अब कई किस्से होते हैं जहां अभी दिल्ली में घटना घटी, 11 आदमी परिवार के इकट्ठा फांसी खा के मर गए। ये समस्या है, इस पे एमपी को जाना चाहिए। लेकिन बड़ी जो बातें, बड़ी बातों के लिए अगर आप नहीं सोचोगे अपने एमपी से, तो फिर एमपी का भी स्तर यही रहेगा कि मैं आपको एक बहुत अच्छी एक मेरे साथ जो बीती है वो बताता हूं। मैं एक चुनाव हार गया 2009 में एमएलए का, ओम प्रकाश चौटाला साहब से। तो एक दिल्लू राम जी हैं बाजीगर, वो भी चुनाव हार गए वहां से, गोला चीका से। तो उसकी पता नहीं मां की डेथ हुई थी या किसकी, मैं चला गया वहां। तो वहां कुछ लोग और बैठे थे, कहने लगे चौधरी साहब आप तो वैसे तो थोड़े 600 वोटों का ही फर्क रहा, लेकिन आप कैसे हार गए चुनाव? तो एक ने कहा, अगर जी आपके विरोध में तो ये बात चलती थी कि ये किसी के आना शादी में जाता, ना किसी मरने जीने पे, तो ये शायद ये फैक्टर हो। मैं भी क्यों बोलता, मैंने कहा भाई हाँ हो सकता है। तो दिल्लू राम कहने लगा, जी मेरी सुन लो। मैंने कहा बता। कहने लगा, मैं इतना घूमा हूं, किसी की गाय की बछड़ी भी मर गई तो उसके बारे में भी पूछने गया मैं। और मैंने यहां तक पूछा, भैया कितना दूध देती थी? और भैया अब बछड़ी मरने से तो दूध देना बंद कर दिया गाय ने। यानी आप यू जस्ट सी, वो ये कह रहा था, जी मेरा तो फिर इसका मतलब मैं तो जीतना चाहिए था। तो दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, फॉर गॉड सेक, आई डोंट नो अबाउट द कंट्री एज ए होल, बट इन आवर स्टेट this is not the politics, and you should not expect anything such thing from your MPs. That should be the attitude. आप अपनी लड़ाई लड़े। आपको SYL की बात करते हैं, ये कटारिया जी बैठे हमारे सामने, ये हमारे पुराने सांसद हैं, और ये तो जब बोलेंगे तो सिर्फ इनका आप हिसाब किताब मत लेना क्या किया, इनसे गाने सुनना। इन बड़ी सुरीली आवाज में गाते हैं। अब इनके गाने जब पार्लियामेंट में सुन के लोग बेंच थपड़ा देंगे तो इनका तो कोटा पूरा हो गया। इनसे क्यों पूछते हो कि किसके मरने पे गए, किसके जीने पे गए? ये इनकी अपनी खासियत है। एक मनोज तिवारी हैं, वो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो सबको पता है कि ये गाने वाने भी गाते हैं। तो किसी को कोई आदमी उनको बुलाता है तो सोचता है कि भाई
भजन करने वालों को बुलाऊं या ना बुलाऊं, क्योंकि उनको 30 हजार रुपये देने पड़ते हैं, तो हो सकता है 2 गाने उनसे ही गिलवा लेंगे, क्या जरूरत है। तो ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की तो बात है कि आपको कुछ फायदा होगा, किसी की बुद्धि तीक्ष्ण है, वो राजनीतिक में और भी कुछ कर सकता है, तो कटारिया जी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कोई मेरे से कहे कि गाओ, मैं कहां से गाऊं? सुरीला तो हूं नहीं, वैसे ही आवाज खराब है। मेरे को कहने लगे कि चौधरी साहब आपकी खरखराहट हो गई गले में। मैंने कहा भाई, किसी आदमी ने मुझे बताया था कि जब तक खरखराहट नहीं होगी, चौधरी देवीलाल को भी खरखराहट थी, तो वो मुख्यमंत्री बने, आप तभी बन सकते हो जो खरखराहट आ जाएगी। अब कई साल से है, लेकिन लगा नहीं, दाव नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जब हमारी कैबिनेट मीटिंग होती है, तो उन्होंने 3 आदमियों को पकड़ लिया। सबसे पहले तो मेरी खरखराहट सबसे ज्यादा थी, और जो ये परसों वो बजट वाला जो था ना, पीयूष गोयल, उसकी भी खरखराहट है, और एक और। तो वो कहने लगे देखो तुम इलाज करवाओ, ये खरखराहट दूर हो सकती है। मैंने कहा जी ये 2 तो करवा लेंगे, मैं तो करवाता नहीं। कहने लगा क्यों? मैंने कहा ये किसी ने बता रखा कि ये रखो, कम मौका लगेगा। हाँ, तो उन्होंने मैं किसी के खरखराहट है तो उनके बताए हुए शब्द हैं, उसका अगर इस्तेमाल करो तो शायद आपका ठीक हो जाए, क्योंकि आप में से किसी को मुख्यमंत्री की चाहत है वो मत करना। वो कहते हैं कि जब भी समय मिले आप उच्चारण करो AOU। वैसे ये उच्चारण किसी विदेशी ने ओम का अपभ्रंश है ये, लेकिन उन्होंने ये कहा कि किसी विदेशी ने मुझे बताया कि ये खरखराहट दूर हो सकती है अगर आप उसको रिपीटेडली करो। तो फुर्सत में ही कर सकता आदमी, वैसे तो कैसे करेगा। तो मैं जो ये एक साइड लाइंस पे आपकी राजनीति क्या है, और दूसरा आपका फर्ज क्या है। आप MP बने हो तो किस काम के लिए बने हो। अब काम की बात ये होती है कि SYL के लिए हम पिछले 50 साल से सुन रहे, जब से हरियाणा बना, कि हमारा नहर खुदनी चाहिए, हमारे हिस्से का पानी मिलनी चाहिए, ये है वो है, और जब भी कभी चुनाव आता है तो ये समस्या और उभर जाती है SYL की। लेकिन सही मायनों में कुछ MP ऐसे हैं जो दूसरा पक्ष भी समझते हैं, और उन्होंने इस बारे में चर्चा भी की है कि जो यमुना है, यमुना नदी पे 3 बड़े बांध बनने हैं, और ये अब से नहीं, पिछले 55 साल से उनको कंसीव किया गया था। एक किसाऊ डैम, एक लखवाड़ा डैम और एक रेणुका डैम। रेणुका डैम तो छोटा डैम है जिसमें सिर्फ दिल्ली को पानी मिलेगा, और कुछ 1-2 शहर हरियाणा के भी हैं उनको मिलेगा, और उसका कोई ज्यादा। लेकिन किसाऊ डैम और लखवाड़ा डैम ये ऐसे डैम हैं कि जिस दिन ये जमुना पे बन जाएंगे उस दिन आपको जो पानी आपका SYL के सिस्टम से आना था उससे भी ज्यादा पानी आपको उपलब्ध होगा 12 महीने। अब क्या है, अब जमुना नदी कभी तो 2 लाख 2.5 लाख क्यूसेक पानी आता है, और कभी उस पे 2,500 क्यूसेक भी नहीं आता। और जो लोग आज गंगा की सफाई की बात करते हैं, मैं उनको अपनी कैबिनेट में भी और जनसभाओं में भी, और गंगा पे सेमिनार जो होते थे, हमारी वरिष्ठ मंत्री हैं उमा भारती जी, वो इस महकमे को जब देखती थी तो मैं एक ही बात कहता था। मैंने कहा कि गंगा कभी साफ नहीं हो सकती अगर उसकी ट्रिब्यूटरी यमुना
और जमुना कब साफ होगी? जब जमुना के ऊपर किसाऊ डैम और लखवाड़ा डैम बन जाएंगे, तब हर सीजन में जो जमुना मेन रिवर है, उसका पानी कभी भी 12,000 क्यूसेक से कम नहीं होएगा। और जब दिल्ली के पास से वो गुजरेगी तो वो 12,000 क्यूसेक पानी, दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, मैं तो कहूंगा पॉल्यूशन है, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह है ना, ये सब मैंने देखा, जब कोई इंस्पेक्शन करने आएगा तो सब चलते नजर आएंगे। इंस्पेक्शन से दूर हुए, देख लेंगे कोई नहीं, चलने दो। ये शिकार हैं कृष्णपाल जी का, ये जो गुड़गांव कैनाल और जो हालत है, ये दिल्ली के पॉल्यूशन की, जो पॉल्यूटेड पानी है दिल्ली का, वो आके पड़ता है। और वो उस समय ज्यादा भयंकर रूप लेता है जब पीछे से पानी नहीं आ रहा हो। लीन सीजन जो है, अगर 12 के 12 महीने 12,000 क्यूसेक पानी अवरिल, जिसको अवरिल गंगा बोला गया है, अवरिल ट्रिब्यूटरी जब तक नहीं होंगी तब तक अवरिल गंगा की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। तो जो एमपी ये इन मुद्दों को उठाएगा कि मेरे को एसवाईएल से ज्यादा पानी मिलेगा, लखवाड़ा डैम को और किसाऊ डैम को जल्दी उसको बनाया जाए, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाए, ये फाइट। इसी तरीके से कितने ऐसे इश्यूज हैं जिसपे अभी आप देखिए कि केएमपी बना और इधर से ईस्ट, वो क्या बोलते हैं, गाजियाबाद से जो गया, उसका भी कुछ नाम है, यानी वो तो 2-2.5 साल में बन के तैयार हो गया और उस पे 15 साल लगे, और वो भी अब मुश्किल से बना। क्या हमारे किसी एमपी के, जिसका आज आप खाता चेक करोगे, वही चेक करोगे, उस पे ये देखो, उससे पूछो कि आपने इस मुद्दे के लिए, आपने लखवाड़ा किसाऊ डैम के मुद्दे के लिए, आपने हरियाणा के अंदर दूसरा एम्स लेके आने के लिए, हरियाणा शायद पहला राज्य है जिसमें 2 एम्स होंगे, तो जो ये स्ट्रगल है, ये है उनके काम। एमएलए से तो आप नहीं कह सकते कि भाई आप लखवाड़ा डैम के लिए आवाज उठाओ, वो तो असेंबली में उठा सकता है। क्या हमारे एमपीज ने हमेशा इस बात पे आवाज नहीं उठाई कि हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन की बात मानी जाए? जिसने उठाए उसके खाते को चेक करो, फिर उसको नंबर दो, आपको भी तसल्ली होगी कि हाँ। और अगर नंबर सिर्फ इसी बात के लिए देने हैं कि और चीजें गौण हो जाएं, और जो हमारा नियत स्वार्थ है, जिसमें पर्सनल हमारा जो फायदा है, हम सिर्फ उसी को मान के, मापदंड मान के चलें, तो प्रजातंत्र के अंदर ये चीजें नहीं चलती। और इसीलिए मेरा अपनी ये सोच है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिस्टम को 500 साल लगे टू गेट मैच्योर्ड, लेकिन हम 70-72 साल के समय में क्या हमने अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए इन मुद्दों को प्राथमिकता दी है या नहीं दी है? एक समय ऐसा भी था जब अनभिज्ञ था मतदाता, इलेक्शन इकट्ठे होते थे 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, तो कोई वोट मांगने जाता तो मतदाता ये कहता कि भाई मैं वोट एमएलए की तो उसको दूंगा, तो ऊपर वाला कोई मांगता नहीं, अगर ऊपर वाले की किसकी देगा, दे देंगे। ना मांगने वाला था और ना देने वाले को कोई चिंता थी। ये सोच लेते थे कि जो नीचे दे रहे हैं ठीक है, ऊपर भी वही दे देंगे। आज क्या है, आज आप अपने एमपी से हिसाब मांगते हो इस बात का, क्योंकि आपने अपना कनेक्ट ऐसे साबित कर दिया। और कुछ तो माफ करना, ये टेलीविजन की भी वजह है, ये क्या सोशल मीडिया, इसकी भी वजह है, और
दूसरी वजह तो है ही, पहले तो सिर्फ रेडियो से काम चल जाता था, तो प्रधानमंत्री का भाषण सुन लेते थे, विपक्ष के नेता की 4 लाइन रेडियो बोल देता था। अब जो मीडिया इन्वेजन है उससे एमपी को अपना पूरा खाता खोलना पड़ता है, देना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। लेकिन मीडिया को भी अपनी पहचान दूसरे रूप में बनानी पड़ेगी। मैं ये बात मान के चलता हूं कि कुछ ऐसे छिपे हुए किसी भी मेंबर पार्लियामेंट की अच्छाइयां होती हैं जिनको हम अगर उजागर करें तो लोगों में एक प्रभाव जाएगा कि इस आदमी ने उन मान्यताओं को निभाया है जो जिनको वो प्रेजेंट नहीं कर सका, बट ही कीप्स दोज क्वालिटीज, दोज वैल्यूज। तो ये जो मीडिया का भी अपना एक रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आने वाले 2-3 महीने में मीडिया भी सेवा कर देगा किसी की बेचारे की 4.5 साल की पूरी मेहनत को 2 एपिसोड में खत्म कर देगा। क्या तो क्योंकि आजकल मी टू भी चल रहा है, हाँ, उसमें भी किसी की छुट्टी करनी हो आराम से हो सकती है, और अनेक ऐसी चीजें हैं। यानी ये दिस इज नॉट बैड, मतलब एक्सपोजर जो किसी को मिले वो अच्छा है, लेकिन उसकी सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए। हमारे मापदंड, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने एमपी को एमपी की दृष्टि से देखें। मेरी प्राइवेट जिंदगी क्या है, मेरे घर में क्या हालात हैं, मैं घर में खुश हूं या नहीं हूं, मेरी आर्थिक अवस्था ठीक है या नहीं है, ये नहीं, मुझे मेरा जो रोल है, मेरा जो किरदार है जो मैंने निभाया है एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से, वो मैंने पूरा किया या नहीं किया। मैंने जो हमारे इलाके की, क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए आवाज बुलंद की या नहीं की, आपको पता नहीं। ये कटारिया जी बताएंगे कि एक शब्द भी किसी भी एमपी का खड़ा होके रिकॉर्ड होता है पार्लियामेंट में, उसका रिप्लाई मिलता है उसको वो भूल भी जाता है कि मैंने तो ये बात कही थी या नहीं कही थी, लेकिन गवर्नमेंट टेक्स नोटिस ऑफ दैट एंड इन टर्न दे वुड सेंड द रिप्लाई कि सर आपने ये बोला था, दिस इज व्हाट इज द रिप्लाई इज। तो आप ये मत समझो, एक एक शब्द के बारे में जब चर्चा होती है तो गवर्नमेंट सजग होती है, वहां लोग बैठे होते हैं सरकार के कि उसके हर पॉइंट का जवाब दें। तो इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि आने वाले समय में हमारा जो मतदाता है वो अपने एमपीओ को ये कहेगा कि आप हमारे प्रदेश की, हमारे इलाके की बड़ी समस्याओं की चिंता करो, हम आपका समर्थन करेंगे, आप हमारी लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़ो, बाकी छोटे जो काम हैं वो हम अपने एमएलए से कराएंगे और दूसरों से कराएंगे। तो ये चीजें हैं जिनके लिए मैं ये चाहता हूं कि एक नया अध्याय शुरू हो, और जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें नजर आए कि हम किस काम के लिए गए हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम देश के प्रति हमारी क्या सोच है, हमारे प्रदेश के प्रति हमारी क्या सोच है, हमारे भाइयों के प्रति हमारी क्या सोच है, किसान की और खेती की। वैसे राजनीति बात मैं करना नहीं चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा खेती और किसान के बारे में कि ये मंच मैं कोई, इट्स नॉट फॉर पब्लिसिटी कि हम अपनी सरकार की या जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, हमने इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस कर दी, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड कर दिया, अनेक, जिसमें अल्टीमेटली ये है कि 2022 तक हमारे देश के किसान की आमदनी दुगनी हो। हमने एमएसपी को, अब लोग कहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला करो सरकार,
और किसान भी कहते हैं करो। और मैं ये कहता हूं कि स्वामीनाथन से ज्यादा कर दिया तो आपको तो कम से कम इस मुद्दे को तो सोचो। लेकिन मेरी अपनी ये सोच थी कि मैं किसान और खेती को अलग मान के चलता हूं। खेती को बढ़ावा देने के लिए जो भी काम है उससे खेती का उत्पादकता और उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन वो बेचारा जो उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है या नहीं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उसकी हुई है या नहीं हुई। अभी हिमांशु जी मेरी बात से सहमत होंगे, अभी मैंने 10 दिन पहले न्यूज़पेपर में ये पढ़ा कि इस दुनिया के 26 बड़े लोग, धनवान लोग, 26 बड़े धनवान लोग इस दुनिया के 330 करोड़ नीचे वाले लोगों के पास जितनी संपत्ति है उतनी सिर्फ इस दुनिया के 26 लोगों के पास है। यानी समाज के अंदर इतनी डिस्पैरिटी होगी, विषमता होगी, तो क्या समाज सरवाइव करेगा? पहली बार मेरा जो कथन है, मैंने कभी प्रधानमंत्री जी को कहा नहीं, लेकिन मेरा ये कथन मेरे मन में था और मैं टेलीविजन पे भी बोलता था, इस बारे में कभी बात आती थी कि किसान और खेती को यू शुड ट्रीट सेपरेटली। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जब हमारे बजट में आया कि हम किसान के खाते में 6,000 रुपए डालेंगे हर साल, 2,000 एक बार, फिर 4 महीने के बाद 2,000, फिर 2,000। ये जो एक कदम है, ये मेरी जो धारणा है उसको साबित करता है कि खेती का उत्पादन, उत्पादकता के लिए तो ये काम हुए हैं, लेकिन उस किसान को एक कॉन्फिडेंस, उसके अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए सरकार ने कहा कि तेरी फसल अच्छी हो, बुरी हो, बम्पर क्रॉप हो, ना हो, थोड़ी हो, 6,000 तो तेरे को मिलेगा। मैं इस बात पे जब चर्चा कर रहा था टीवी पे, मुझे नहीं पता शायद आपका चैनल था या दूसरा चैनल था, तो किसान यूनियन के एक भाई ने खड़ा होके उसी तरह सवाल किया टेलीविजन पे ही कि चौधरी साहब आप तो किसान के बेटे हो, आप इसको अच्छा बताते हो, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। अरे मैंने कहा भले आदमी, पहले जीरा तो नहीं था, अब जीरा तो आया, कुछ तो सब्र करो यारो। हाँ, मेरी एक थीसिस है मेरा, जो मैं कभी कभी बोलता हूं, जब पूरे मन से जब बोलता हूं, मैं ये कहता हूं कि किसान जो बेचता है, चाहे भैंस बेचे, चाहे गाय बेचे, चाहे दूध बेचे, चाहे घी बेचे, चाहे गेहूं बेचे, चाहे कपास बेचे, उसके बेचने के बाद उस जो खरीदार है वो किसान को जो पैसा दे, नोट दे, वो और अपने जो ये नोट हैं ये अलग अलग होने चाहिए। हमारे नोटों का अलग होना चाहिए और उनका अलग। और फिर मैं क्यों कहता हूं ये, मैं ये इसलिए कहता हूं कि ये जो विषमता है इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो मैं ये कह देता हूं कि भाई जब हमारे नोट अलग होंगे और जो हम बेचेंगे और वो जो नोट लेके आएंगे, जब खरीदने जाएंगे, लड़की की शादी करनी है, कपड़ा खरीदना है, जेवर खरीदना है, बिंदी लिपस्टिक खरीदनी है, जो भी है, वो जब खरीदने जाए तो हमारा नोट 3 रुपये का चलना चाहिए। यानी हमारी करेंसी नॉर्मल करेंसी से 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं ये भाषण करता हूं किसानों को, और जब मैं करके फिर बीच में ही कोई खड़ा होता है, वो कहता जी 3 नहीं 5 कह दो, 5। अरे मैंने कहा मेरे कैसे कौन से 3 हो गए? तो आज मैं ये कहता हूं उसी किसान को कि भैया 6,000 तो मिले और मिलने शुरू हो जाएंगे, कहीं कोई रुकावट थोड़ी है। तो ये एक व्यापक दृष्टिकोण मैं समझता हूं कि MP should have his own thoughts. He should contribute in an organic way.
ये नहीं है रटे रटाए जी फलाना जिंदाबाद फलाना मुर्दाबाद, नहीं। उसकी अपनी सोच हो और उस सोच को वो अपनी धरोहर माने और वो हाउस की प्रोसीडिंग्स में अपनी बात कहे। हो सकता है कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपने मुझे मौका दिया। हिमांशु जी, मैंने अपनी बातें जो कही हैं बड़े कंट्रोल्ड भाषा में कही हैं, वरना मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं। तो आपका और आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने रखी हैं आगे आने वाले दिनों में मतदाता उस बात को समझेगा ताकि देश की राजनीति और आगे बढ़ पाए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।